नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीके गुरु 772 में। और साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णकांत झा और हम यहां हाजिर हैं एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करने के लिए जो कि अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चर्चा का विषय बनी हुई है। साथियों, खबर है भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में और उससे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध। साथियों, आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका को पाकिस्तान पर इतना प्यार आ रहा है। अभी खबर आई है कि पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिफ मुनीर फिर दोबारा से अमेरिका जा रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान से अमेरिका को इतना लगाव क्यों है। तो हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे अलग अलग बिंदुओं के आधार पर, जिसमें से पहला पॉइंट आता है कि पाकिस्तान द्वारा क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है उसको अमेरिका में मान्यता प्रदान करना। साथियों, पाकिस्तान ने अपना मार्केट क्रिप्टो करेंसी के लिए खोल दिया है, जबकि भारत ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में कुछ ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से एक साथ पूरा का पूरा बाजार धड़ाम हो जाता है और निवेशकों की जो मेहनत से की हुई गाड़ी कमाई है वो एक ही झटके में तबाह हो जाती है। इसलिए भारत ने अपने मार्केट को क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं खोला है, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव देते हुए उसे इस काम के लिए राजी कर लिया है। अच्छा, अगला पॉइंट पर चर्चा करते हैं, पाकिस्तान की ज़मीन का ईरान और भारत के खिलाफ इस्तेमाल। साथियों, जब आसिफ मुनीर पिछली बार अमेरिका गए थे तो वो उनके साथ डिनर किया और डिनर के साथ साथ उनमें गुपचुप कुछ बातें हुई जिसका अंदाज़ा आप क्लियरली लगा सकते हो। और उन्होंने गुपचुप तरीके से पाकिस्तान से साठ कर ली कि अपनी ज़मीन का प्रयोग ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए किया जाए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका चीन के खिलाफ भी पाकिस्तान की ज़मीन का उपयोग करता है, अफगानिस्तान के लिए खिलाफ भी इसका यूज़ करता है और साथ ही साथ रसिया के लिए भी उसने इसे एक सैन्य अड्डे के तौर पर विकसित किया हुआ है। लेकिन अब उसका उपयोग यह अमेरिका भारत के खिलाफ भी कर रहा है। अच्छा, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, जो है नोबेल शांति पुरस्कार की जिद। ये आदमी रात को सोता है तो सपने में भी इसको दिखाई देता है कि नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, ठीक है। लेकिन इनके काम देखो, ये जगह जगह पर दुनिया भर में गड्ढे खोदते फिर रहे हैं। इनको शांति का पुरस्कार चाहिए, जबकि दुनिया में सबसे बड़े हथियारों के एक्सपोर्टर अमेरिका है। और अभी हाल में आपने सुना होगा कि इन्होंने ब्रिटेन में परमाणु मारक क्षमता वाली मिसाइलों की तैनाती की है। साथ ही साथ रूस के खिलाफ इन्होंने 2 परमाणु हमला करने वाली सबमरीन को भी रवाना किया है। जब इनके काम ही युद्ध वाले हैं तो बताओ दोस्तों, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार आखिरकार कैसे मिल सकता है? लेकिन पाकिस्तान फिर भी इसको बार बार सपोर्ट कर रहा है। आसिफ मुनीर बोल रहा है कि ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को समाप्त कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि भारत सरकार लगातार भागों में इसका मना कर रही है कि अमेरिका की तरफ से या किसी भी देश की तरफ से युद्ध रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई भी फोन नहीं आया था और न ही किसी दूसरे देश के द्वारा दबाव बनाया गया था। ये सीधा पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी युद्ध रोकने के लिए। और इसी बात से जब भारत सरकार ने इसको मना किया, इसी बात से ट्रंप भारत के खिलाफ चिड़े हुए हैं। इन्होंने तब से लेकर अब तक कम से कम 25-26 बार ये दावा किया है कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। ये दोनों देश एक दूसरे पर परमाणु हमला करने वाले थे और मैंने युद्ध रुकवा दिया, इसलिए मेरे को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अब साथियों बताओ, इनके काम ही उल्टे हैं तो क्या इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए? आप ही बताओ फिर। अच्छा, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ब्रिक्स करेंसी। साथियों, अमेरिका को डर है कि आज के टाइम में जो अमेरिकी डॉलर की हेजोमनी बनी हुई है, यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में किए जाते हैं, इसको कहीं ब्रिक्स के द्वारा अगर नई करेंसी कोई लॉन्च की जाती है तो उससे कोई खतरा ना हो। इसलिए ये बार बार डर रहे हैं और ब्रिक्स देशों के खिलाफ अपने फैसले ले रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, कुछ ही समय पहले इन्होंने ब्राज़ील के खिलाफ भी 50% टैरिफ का ऐलान किया है। अच्छा, बढ़ते हैं अगली पॉइंट की तरफ, जिसमें भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान अमेरिका ने IMF को बोलते हुए उसको पाकिस्तान को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का ऐलान किया गया था कि उनको 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया जाए। अब साथियों सोचना, जब 2 देशों के बीच युद्ध वाली स्थिति हो, तब क्या भारत के दुश्मन देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1 बिलियन डॉलर का दिया जाना, ये भारत के खिलाफ एक स्पष्ट कदम है या नहीं है? तो ये पॉइंट भी बार बार यही इंगित करता है कि ये पाकिस्तान को बहुत ही प्रेम है और इनका इतिहास रहा है। ये आज की बात नहीं है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कश्मीर मुद्दे को लेकर के भी UN में अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। साथ ही साथ 1962 की लड़ाई के समय भी इन्होंने भारत के खिलाफ ही रुख अपनाया और उसके बाद 1971 की जो लड़ाई हुई थी तब तो अमेरिका खुल के भारत के विरोध में आ गया था। उन्होंने अपनी पनडुब्बियाँ भारत के खिलाफ रवाना कर दी गई थी हिंद महासागर की तरफ। लेकिन उसी समय पर जो कि आज की टाइम में रूस है, उस समय सोवियत रूस USSR हुआ करता था, उन्होंने भी खुला ऐलान कर दिया अगर भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तुमने तो रूस उसका कड़ा जवाब देगा और उसकी तुरंत सैन्य प्रतिक्रिया की जाएगी। जब रूस भारत के समर्थन में खुल के आया USSR, तब इन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए, नहीं तो ये पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले थे। इनका इतिहास ही इस तरह का रहा है दोस्तों। कारगिल वार चला हुआ था,
तभी भारत सरकार ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि जो भी मिलिटेंट्स हैं भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में लगे हुए हैं, आप हमें उनकी जीपीएस लोकेशन, जीपीएस डाटा प्रोवाइड करा दीजिए। लेकिन पाकिस्तान का बचाव करते हुए अमेरिका ने उस समय भी भारत को जीपीएस डाटा देने से मना कर दिया था। उस समय के राष्ट्रपति रहे थे बिल क्लिंटन। साथियों, जो अभी हाल की घटना है उसमें भी, हाल की घटना में भी उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुल के समर्थन किया है। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इन्होंने, अमेरिका ने भारत पर लगातार भारत के मार्केट को खोलने के लिए दबाव बनाया। इन्होंने बोला कि हमारी जो टेस्ला कार है तुम उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हो, उसे भारत में बेचने के लिए आप अपने भारत के मार्केट को खोलिए, हमारी टेस्ला कार भारत के बाज़ार में बिकेगी। साथियों, कुछ पॉइंटों पे हमारी सरकार राजी भी हो गई और टेस्ला कार को भारत के मार्केट में एंट्री मिल गई। साथ ही साथ उन्होंने एक सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा होती है स्टारलिंक करके, और उसके लिए भी उन्होंने सरकार को राजी कर लिया और भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट की भी परमिशन मिल गई। साथियों, इनकी दोगलापंथी देखिए कि एक तरफ से ये भारत पर विभिन्न प्रकार के व्यापारिक दबाव बनाए हुए हैं और साथ ही साथ इन्होंने कुछ समय पहले भारत को डेड इकोनॉमी बोला कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। अरे कोई इनको समझाए कि बुढ़ापे में बुद्धि सटिया गई है क्या? हाँ, आज की डेट में भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पर है, और अगर दुनिया में अगर किसी देश की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है तो वो केवल भारत की इकोनॉमी है। साथियों, ये जो अमेरिका की पॉलिसी रही है कि एशियाई और अफ्रीकन देशों का आर्थिक तौर पर शोषण किया जाए, इस तरह की पॉलिसी इनकी माइंडसेट में है। ये हमेशा व्हाइट मैन सुप्रीमेसी थ्योरी को साथ लेके चलते हैं और इनकी एक ही टेंडेंसी है, फूट डालो और राज करो। किसी न किसी तरह से भारत को कभी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा दिया जाए, कभी चीन के खिलाफ लड़ा दिया जाए, ये दोनों देश आपस में संघर्ष में उलझे रहें जिससे ये हमारी बराबरी पर न आ सकें। साथियों, उनका एक ही फंडा है कि दो देशों को लड़ाओ और उनके लिए अपने हथियार बेचो, मुनाफा कमाओ। अब साथियों सोचो, ये लोग कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के सबसे बड़े समर्थक हैं, और बताइए क्या सच में ऐसे लोग डेमोक्रेसी के समर्थक हैं? अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। साथियों, अभी इन्होंने भारत सरकार पर दबाव बनाया कि आप कृषि क्षेत्र में अमेरिका के उत्पादों को एंट्री दे दीजिए, यानी अमेरिका के कृषि उत्पाद जो हैं भारत के मार्केट में आएंगे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की आज के समय भी अधिकांश जनसंख्या कृषि सेक्टर में जुड़ी हुई है। आप सोचिए, जब अमेरिका के पूंजीपति लोग भारत के मार्केट में अपने कृषि उत्पाद लाएंगे तो ये सेम जियो कंपनी जो आई थी इंटरनेट के क्षेत्र में, उन्होंने सेम पॉलिसी अपनाई थी। कुछ इसी तरह की पॉलिसी ये अमेरिका वाले भी अपनाना चाहते हैं। जियो वालों ने क्या किया, सबसे पहले आपको फ्री इंटरनेट की लत लगाई। जब आपको फ्री इंटरनेट की लत लग गई तो फिर इन्होंने धीरे धीरे करके उसके दाम बढ़ाने शुरू किए। लेकिन इससे हुआ क्या, जब जियो आया था उस समय भारतीय मार्केट में कम से कम 10 टेलीकॉम कंपनियां काम करती थी, लेकिन जब जियो ने फ्री में इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा दी तो जो दूसरी कंपनियां थी वो धीरे धीरे करके मार्केट से बाहर हो गई। आज की डेट में साथियों केवल जियो, एयरटेल और बीएसएनएल टेलीकॉम के क्षेत्र में बची हुई है। सेम कार्रवाई ये अमेरिकी लोग भारतीय कृषि सेक्टर और फार्मा सेक्टर के बारे में ऐसा करना चाहते हैं। यानी ये पैसे के बल पर सबसे पहले भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह करेंगे। ये अपनी जीएम फसलें भारत के मार्केट में भेजेंगे और साथ ही साथ ये जो अमेरिका के कृषि उत्पाद है उनसे भारत के बाजार को पाट देंगे, और उनका मुकाबला जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं और छोटे छोटे पशुपालक हैं वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो हमारी सरकार ने इनको बिल्कुल मना कर दिया कि हम कृषि और फार्मेसी सेक्टर में अमेरिका को बिल्कुल एंट्री नहीं देंगे। साथियों, ये सरकार का सराहनीय कदम है कि वो भारत के किसानों की हिफाजत के लिए अमेरिका के सामने नहीं झुकी, और इस पॉइंट पर देश की सरकार की निस्संदेह रूप से प्रशंसा होनी चाहिए। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि पशुपालन भी हमारे भारत के लिए कितना उपयोगी है और कितनी सारी जनसंख्या की रोजी रोटी और आजीविका कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। तो लेकिन ये हमारे भारत के निम्न वर्गीय जो किसान हुए और जो भी पशुपालक हुए इनको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। ये अमेरिका का चरित्र है साथियों, और ये चाहते हैं कि भारत पर किसी न किसी प्रकार से दबाव बनाया जाए, लेकिन भारत सरकार अपने दृढ़ निश्चय के साथ डटी हुई है और इनके सामने झुकी नहीं है। और वो मतलब अमेरिका का एक बहाना है कि ये रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, फिर उसको रिफाइन करके दूसरे देशों को बेच रहे हैं, उससे भारी मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन इनका असल उद्देश्य साथियों भारत की इकोनॉमी को एक तरह से बर्बाद करना है, भारत की मार्केट पर कब्जा करना है। तो पाकिस्तान वालों ने तो इस काम के लिए खुली छूट दे रखी है। आप जानते हो कि पाकिस्तान एक तरह से कर्ज के बोझ में आप मान सकते हो गले गले तक डूबा हुआ है। और कुछ आप देखोगे कि अगर यही हालत रही तो कुछ समय में पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। उन्होंने अपने मार्केट को पूरी तरह से खोल दिया है अमेरिकी मार्केट के लिए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है और इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के प्रति अपना लगाव बढ़ाता जा रहा है, उसका पाकिस्तान के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। साथियों, अगला पॉइंट है कि
ये जो ट्रंप की मानसिक हालत है, अभी कुछ बोल रहे हैं, कुछ समय बाद फिर टाइम एक्सटेंड करेंगे, नहीं हम तब से लगाएंगे, फिर लगाएंगे। और ये जो दुनिया भर के लगभग 50 से अधिक देशों पर इन्होंने टैरिफ लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के आम लोग भी ये सोच रहे हैं कि भाई हमने किन लोगों को राष्ट्रपति बना दिया, किस व्यक्ति को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया जो अपनी मनमानी किए हुए है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के बाजार में टैरिफ के साथ जो सामान बिकने जाता है तो अल्टीमेटली उसका बोझ आम अमेरिकियों पर पड़ता है। आप सोच लीजिए, अगर कोई उत्पाद 1 लाख रुपए का है और उस पर 50% अमेरिकी टैरिफ लग गया, तो वो चीज़ पहले अमेरिका वालों को जो 1 लाख में पड़ती थी वही फिर उनको 1.5 लाख में पड़ेगी। तो ये एक्स्ट्रा बोझ किस पे पड़ा? अमेरिका की आम जनता पर। तो अमेरिका वाले भी सोच रहे होंगे कि भाई एक गलत आदमी को हमने राष्ट्रपति बना दिया। साथियों, अभी जो आसिफ मुनीर है वो अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ किसी अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड के सैन्य अधिकारी हैं वो रिटायर जा रहे हैं और उनके रिटायरमेंट के आयोजन में उनको बुलाया गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, बनी रहिए आप हमारे साथ। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने साथियों के साथ साझा करें। इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।